हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है मुकुल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। सो अपनी कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अब देखो, तुम ये सोचोगे कि हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम भी रिफ्लेक्शन है। अब इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया, अब वही जानने के लिए तुम वीडियो देख रहे हो यार। पूरा एंड तक देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, चलो पहले मैंने एक सवाल का जवाब दो। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, रे डायग्राम, और उसे तुम कंप्लीट करो। ठीक है, ये मेरा मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है। ठीक है, ये मेरी एयर है एक मीडियम, और मीडियम टू मेरा क्या है, ग्लास, या कोई भी डेंसर मीडियम ले लो, मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है। ठीक है, चलो अब मेरी लाइट गई यहाँ से ऐसे। ठीक है, मैंने नीचे से अपनी लेजर लाइट जलाई, ऑन कर दी, टॉर्च मार दी। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, ये रिफ्रैक्ट होके लाइट किधर जाएगी, ये बताओ। बताओ किधर जाएगी, जाएगी कहाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट हमारी नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है, तो मेरी लाइट ऐसे निकल जाएगी। चलो निकल गई, बढ़िया बात। अब मैं अगर इस एंगल को यहां से बढ़ा दूं, अब मैं लाइट कुछ ऐसे मारूं, तो मेरी रे किधर जाएगी, मेरी रे अब नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। तो पहले मेरी कुछ इतनी दूर जा रही थी, अब ये ऐसे और दूर जाएगी। अब देखो, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं एंगल बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं और मेरी रे बिल्कुल ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल निकले। बताओ, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है। जब मेरा एंगल किसी एक पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो मेरी रे तो पूरी इतनी बेंड हो चुकी है ना की तरफ, उसके बाद जगह ही नहीं बची, तो वो क्या करेगी, इस मीडियम के पैरेलल निकल जाएगी। कैसे होगा देखो, वो यहां से मेरी रे आई, अब यहां तक तो वो पहले जा रखी थी, मैंने इससे और ऊपर कर दिया, अब वो और इधर आ गई, बिल्कुल ऐसे से निकल गई। ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि अब कितना हो गया, कितना हो गया बताओ। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है ना ये दोनों आपस में। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। और ये कुछ हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब अगर मैं इससे ज्यादा लाइट बढ़ा दूं तब क्या होगा बताओ। वो हम इधर वाले डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसे तुम वो लिख लो, इसे मिटा देता हूं मैं, क्रिएट। चलो, तो अभी तक क्या हो रहा था, हम ऐसे लाइट मार रहे थे और वो ऐसे पैरेलली निकल जा रही थी। चलो ठीक है, अब मैं एंगल और बढ़ा दूं, और बढ़ा दिया मैंने एंगल, अब मैंने एंगल कुछ ऐसा मारा, अब क्या होगा भाई, अब तो इससे और दूर जाना है इसे। अब इससे और दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रे को ड्रम इधर आना पड़ेगा, मीडियम के अंदर आना पड़ेगा। अब जब ये यहां से जाके यहां जाने की वजह सीधे अंदर आ गई, तो क्या हुआ, ये मीडियम किसकी तरह काम करा, बताओ किसकी तरह काम करा, इट एक्टेड एज किसकी तरह, मिरर। सो अब जो हमारा सरफेस है उसने मिरर की तरह काम करा और उस पूरी लाइट को यहां से इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारी बीम थी वो पूरी रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में रह गई, टोटली इसी मीडियम में रह गई। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जब लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम तक, डेंसर टू रेयर, चलो लिखो मेरे साथ, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कौन सा वाला होगा, क्रिटिकल एंगल होगा ये वाला, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो हमारी सरफेस के पैरेलल निकल जाए, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो जो ये एंगल होगा इसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल
एंगल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू सरफेस। और अब इस एंगल से ज्यादा अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो हमने क्या लिखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन? कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी और जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द मीडियम। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब डेंसर से रेयर कोई लाइट जा रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रह जाएगी और उसी को बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ जो बात आती है वो किसके बारे में पूछी जाती है? क्रिटिकल एंगल। सब कुछ क्रिटिकल एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, यही तो बता रहा है कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब ये तो बता रहा है। अब इसे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलो इसे लिखो, मैं सिर्फ करता हूं। तो अब क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन भी शायद पूछ ले तुम्हें कोई। वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सिर्फ रे डायग्राम वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो अपना क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू सरफेस। ये हमारा एयर था, ये हमारा वाटर नहीं सॉरी ग्लास था, कांच का दिल चूर चूर कर दिया उसने। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू सी। क्रिटिकल एंगल को हम सी से डिफाइन करते हैं। चलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ हमारा? 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ पढ़ा है सबने? स्नेल्स लॉ पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? म्यू रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि म्यू 2 1 इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 2। देखो दोनों उल्टे हो जाते हैं, ऊपर से नीचे चले जाता है म्यू और ये 1 2 आपस में उल्टे हो जाते हैं। तो ये दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो तो तुम्हें क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन की तरह हो गया ना जो मैंने तुम्हें कराया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा था। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90। लगाओ स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है हमारा? रिफ्रैक्ट होकर लाइट जा रही है एयर में, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? सी के बराबर अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारा? 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री साइन 90। अब देखो साइन 90 तो पता है ना तुम्हें क्या होता है? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहां से साइन 90 हटा के मैंने 1 लिख दिया और क्या आ गया? साइन सी इक्वल टू म्यू ए जी। अब म्यू ए जी थोड़ा ना तुम्हारे बुक वालों को पढ़ने में अजीब लगता है, बस तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर वो इसको ना म्यू जी ए के फॉर्म में लिखते हैं। इसकी फॉर्म में म्यू जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे बनता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये भी पढ़ा रखा है मैंने, बताओ।
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास से कंपेयर करें तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने म्यू ए जी को ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में नहीं करा हुआ ना, हमने एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ। अब हम क्या करेंगे, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। और ये तुम्हारे बुक में सिर्फ इसलिए करा हुआ है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ग्लास और हवा को पढ़ाएंगे, बाकी जब बड़े होकर जाओगे तब तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, ऊपर ऑयल डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम जैसा बुक में दे रखा वैसा करते हैं। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू म्यू ए जी तो हमारा आ ही गया। ठीक है, अब इसे म्यू जी ए करना है, तो हम जी और ए इसको उल्टा करना है, म्यू ए जी को म्यू जी ए करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, रेसिप्रोकल में लेंगे, पढ़ाया ना मैं तुम्हें, साइन सी भी बताया, साइन सी इक्वल टू 1 म्यू जी ए, और इसी को 1 म्यू जी भी लिख सकते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इसको सॉल्व करके म्यू जी वैल्यू आएगी। सो चलो, ये तो डेरिवेशन हो गई हमारी क्रिटिकल एंगल की। अब जरा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सीधा फॉर्मूला लगाओ या स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू जी ए, जब हवा और ग्लास हो। अगर कुछ और हो गया तो भाई स्नेल्स लॉ लगाना फिर। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला भी काम कर जाएगा, बस तुम्हें ग्लास की जगह टेंसर मीडियम का डालना पड़ेगा और एयर की जगह रीडर, ऐसे ऐसे लिख लो ना, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू डेंसर इनटू म्यू डेंसर कंपैरिजन टू म्यू रेयर। ये अब कहीं भी लग जाएगा, अब तुम चाहे ऑयल हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी ये फॉर्मूला लगा देना, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। चलो 90 डिग्री नॉर्मल एयर या कुछ भी है, अब ग्लास नहीं कोई भी मीडियम है जो कि डेंसर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, √2। हमें बताना है कि क्रिटिकल एंगल कितना है, जल्दी निकाल के बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ बस, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू डेंसर रेयर। अब म्यू डी आर क्या होता है, μ21 को लिखते हैं μ2/μ1। ठीक है, μ2/μ1। अब यहाँ म्यू डी आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू डी अपॉन म्यू आर। अब ये आर क्या चले जाएगा ऊपर, आर का गया यहाँ ऊपर, म्यू आर आ गया। अब आर क्या है, रेयर मीडियम क्या है हमारा, रेयर मीडियम है हमारी एयर, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, ये तो पता है। चलो एक तो चलो हो गया। अब डेंसर का कितना दे रखा है, √2, म्यू डी हटा के √2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, बताओ बताओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तुमने, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री में, तो यहीं से सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। देखो ये इक्वेशन यही तो कहना चाहती है कि साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/√2 है, तो साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू 1/√2 है। आ गया यहां से आंसर। चलो अब इसी मीडियम के तुम्हें क्रिटिकल एंगल तो पता है, रे डायग्राम्स बनाओ जरा। चलो यही मीडियम है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है, √2 ही है, क्रिटिकल एंगल तुम्हें पता है म्यू बराबर √2, ओ सॉरी क्या बना रहा हूं मैं, पहाड़ जैसा, √2 नॉर्मल 1 2, रे डायग्राम विद लेबलिंग। ठीक है, चलो लेवल मत करना, सिर्फ इन दो को लेवल कर देना, पहला वाला मत करना। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। पहले वाले को बताओ, पहले वाले में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से कम है, हाँ कम है, क्या होगा, रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, कम है या बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो क्या होगा, रे पैरेलल निकल जाएगी, सीधी रे हमारी ऐसे निकल गई। अब क्या यहाँ क्या है, यहाँ एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होने का ये एंगल कितना होगा बताओ,
ये एंगल भी होगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के ही लॉज वैलिड है। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो सारे जो भी रिफ्लेक्शन के हमारे लॉज होते हैं वो यहां लग जाएंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अब इसे इरेज करता हूं मैं, और हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल डिपेंड आखिर किन किन चीजों में करता है। ठीक है, चलो क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला तो फॉर्मूला से ही देख लो, 1/a/μg। तो म्यू पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है, मैंने तो एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लिखो ये सब। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। जिन जिन चीजों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उन चीजों पे हमारा क्रिटिकल एंगल भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। अब इसका एग्जांपल लेकर देखो, तुम्हें घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, तुम्हारे पापा का बाहर जाना या ना जाना, बाहर जाने का मूड तुम्हारी मम्मी के मूड पे डिपेंड करता है, तो तुम्हारा शॉपिंग पे जाना भी मम्मी के मूड पे डिपेंड करेगा ना। वैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हमारा क्या हो गया, पापा। अब ये जिन चीजों पे डिपेंड करेगा उन चीजों पे क्रिटिकल एंगल जो बच्चा है वो भी डिपेंड करेगा। चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला तो करता है वो टेम्परेचर पे, सब पढ़ा रखा है, पुरानी वीडियोस में लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। चलो फिर भी थोड़ा देख लो, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, और जब लाइट उससे निकलेगी तो क्या निकलेगी, तेज से निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, ज्यादा टकराएंगे नहीं, तो उससे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ठीक है, और सेम वेवलेंथ के लिए होता है, जैसी वेवलेंथ बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। चलो, तो क्रिटिकल एंगल हमारा इन तीन चीजों में डिपेंड करता है। ओके ब्रो, चलो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो है, पर क्या है जो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन है उस पे उसके जैसा ही है, उससे अलग है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, वो सब चीजों के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो डालो यहाँ पे किसके बारे में लिखूं मैं, TIR के बारे में देता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम है TIR। और ये क्या है हमारा, मिरर वाला रिफ्लेक्शन। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी या सी बोलते से। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा तब होगा। मिरर वाला रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रे मिरर में पड़ती है, रेज फॉल ऑन मिरर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जितनी लाइट हम नीचे से फेंक रहे हैं ना, सारी वो रिफ्लेक्ट होकर मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा मिरर वाले में कैसे एनर्जी लॉस हमारी होती है, पहले ये लिख लो। ठीक है, नो एनर्जी लॉस। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस कैसे होगी बताओ, मिरर कैसे बनता है, एक कांच का टुकड़ा होता है और यहाँ पे नीचे सिल्वरिंग करी होती है, सिल्वरिंग। अब जब लाइट यहाँ से पड़ेगी तो यहाँ कुछ रिफ्रैक्ट होके जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी ना। अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब भी करेगी लाइट की सरफेस, कुछ ना कुछ लेगा भी। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी इसकी थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, इस एनर्जी लॉस की वजह से ही जो इमेज फॉर्म होती है ना, इमेज जो बनती है वो लेस ब्राइट होती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो गई, एनर्जी लॉस हो गई थोड़ी सी। ठीक है, और यहाँ क्या होगी, हमारी जो इमेज होती है
वो मोर ब्राइट होती है या ब्राइटर होती है, ब्राइटर देन मिरर वाला रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो ये तो हो गया खत्म। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें दिखता कहाँ है। पहला तो तुमने देखा होगा मूवीज में, ऊँट जाते हैं सहारा डेजर्ट या फिर हबीबी कम टू दुबई। सो क्या होता है, जब ऊँट जाता है चलता है, उसमें तुम भी बैठे हो, कोई भी बैठा रहता है कार्टून, उसे बहुत थक लगती है बेचारे को, और वो जाता है, आगे से पानी दिखता है, ठीक है, और पानी में बैठ जाता है, मस्त स्विमिंग करता है, बढ़िया बढ़िया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऐसे एक ट्यून आती है, टुडुम टुडुम, और क्या होता है, पानी गायब, वो रेत में ऐसे लोटपोट कर रहा होता है। क्यों होता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे होता है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो बताऊंगा, मस्त एनिमेशन डाल के बनाऊंगा वो तो मैं, ठीक है। सो जो मिराज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एक और जो इसका मेन तो नहीं, आजकल की डेली लाइफ में जो यूज होता है, अच्छे काम होते हैं वो, अच्छी कामों के लिए यूज होता है वो, उसका यूज होता है हमारा किसमें, OFC में। OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये किसमें यूज होती है हमारी, एयरटेल या जियो फाइबर में, मतलब नेट की तार होती है बेसिकली ये। और इन्हीं तारों को तो हम उस पे भी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब बहुत महंगी होती है ये, कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राइंग कि ये वाली केबल्स कंप्यूटर में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि क्या होता है, इनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, देखो, नो एनर्जी लॉस। जो भी डाटा मैं ट्रांसमिट करूंगा अपने, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल से, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पूरी केबल, चलो देख ही लो कैसे होती है। ये केबल है, ठीक है। अब इसके अंदर ना यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट से एक मीडियम होता है जो रिफ्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैं इसे मारता हूं एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, एंगल इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी तो देखो, यहाँ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आई, ठीक है, ये भी एंगल वही होगा सेम, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अब जब यहाँ दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी, देखो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या बन रहा है, एक अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे जो एंगल होगा ये वाला एंगल सेम होगा, और ये एंगल किससे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो ऐसे करके हमारी लाइट बहुत आगे ट्रैवल कर लेती है, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है हमारी बिना एनर्जी लॉस हुए। सो ये केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज की लाइफ में। सो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल नए लेक्चर में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।